कहानी ना 1922 की है। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख शहर की इस भागदौड़ और शोर शराबे से बहुत दूर एक बेहद शांत सी झील के किनारे मशहूर मनोचिकित्सक कार्ल जुंग ने पत्थरों से एक टावर बनवाया था। हाँ, वो 2 मंजिला इमारत थी जिसमें कोई बिजली नहीं थी। बिल्कुल, कोई आधुनिक सुख सुविधा भी नहीं थी। अब देखिए, अगर कोई पहली बार इस बारे में सुनेगा तो शायद यही सोचेगा कि इतने बड़े और सफल डॉक्टर ने छुट्टियां बिताने या वीकेंड पर आराम करने के लिए ये खूबसूरत सी जगह बनाई होगी। और पहली नजर में ये एक साधारण हॉलिडे होम जैसा ही लगता है, मतलब कोई भी ये सोचेगा। लेकिन इसके पीछे की असलियत पूरी तरह से अलग थी। हाँ, वो वहां आराम करने नहीं जाते थे। बिल्कुल नहीं। जुंग वहां आराम करने या छुट्टियां मनाने नहीं जाते थे। बात दरअसल ये है कि उस समय वो सिगमंड फ्रॉइड जैसे मनोविज्ञान के दिग्गजों के विचारों को चुनौती दे रहे थे। जो कि अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी। एकदम से ही तो उस ठंडे पत्थर के टावर में दुनिया की हर आवाज से कटकर केवल मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में वो अपने दिमाग की उस अथाह गहराई में उतरते थे जहां से वो विचार जन लेते थे। और बिना किसी रुकावट के उन विचारों को कागज पर उतारने का यही वो तरीका था, है ना? हाँ, और इसी तरीके ने आगे चलकर मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। आज हम कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब के आधार पर डीप वर्क मतलब गहन कार्य और शैलो वर्क यानी उथले कार्य के बीच के अंतर को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी विषय है। बिल्कुल। इस चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि कैसे आज की विकर्षणों, नोटिफिकेशंस और अंतहीन ईमेल्स से भरी दुनिया में एकाग्रता असल में एक दुर्लभ सुपर पावर बन गई है। अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित किया जाए तो डीप वर्क वो पेशेवर काम है जो बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है। मतलब ये वो काम है जो इंसानी दिमागी क्षमता को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ है शैलो वर्क, जैसे लगातार ईमेल का जवाब देना या फिर स्लैक पर मैसेज चेक करना। हाँ, या छोटे मोटे लॉजिस्टिक काम करना। इनमें दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और इन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। तो आधुनिक कार्यशैली की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज के दौर ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि व्यस्त रहना ही उत्पादक होना है। वही तो, दिन भर शैलो वर्क करके एक इंसान पूरी थका जाता है और उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो दुनिया में जो भी असली मूल्य, जो भी वास्तविक वैल्यू पैदा होती है वो केवल और केवल डीप वर्क से ही आती है। बिल्कुल, उथले काम से दुनिया नहीं बदलती। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अगर डीप वर्क सफलता के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो इसका असल जीवन में क्या प्रमाण है? इतिहास और वर्तमान के सबसे सफल लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे किया है? बहुत सारे उदाहरण हैं। वुडी एलन का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने 44 सालों के अंदर 44 फिल्में लिखी और डायरेक्ट की और 30 ऑस्कर नॉमिनेशन भी हासिल की। हाँ, ये एक अविश्वसनीय गति है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतने सालों के शानदार करियर में उनके पास कभी कोई कंप्यूटर नहीं था। अरे वाह! हाँ, वो अपनी सारी स्क्रिप्ट्स एक पुराने जर्मन ओलंपिया टाइपराइटर पर लिखते थे, बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी ईमेल और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और ये बात सिर्फ कला या साहित्य के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, तकनीक के क्षेत्र में भी ये उतनी ही सच है। अच्छा, तकनीक में कैसे? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का उदाहरण इस बात को बहुत ही सटीकता से सामने रखता है। वो साल में 2 बार अपने मशहूर थिंक वीक्स के लिए एक एकांत कैबिन में चले जाते थे, जहां वो बिल्कुल अकेले होते थे। हाँ, वहां उनके पास सिर्फ किताबें, कुछ जरूरी पेपर्स और उनके अपने विचार होते थे। बाहरी दुनिया, यहां तक कि उनके परिवार या कर्मचारियों का भी उनसे कोई संपर्क नहीं होता था। ये तो बहुत ही कड़ा नियम है। बिल्कुल। 1995 में उन्होंने जो मशहूर इंटरनेट टाइडल वेव मेमो लिखा था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी, वो उन्होंने ऐसे ही एक थिंक वीक के दौरान अकेलेपन में बैठकर लिखा था। और जेके राउलिंग को ही देख लीजिए, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी कालजयी सीरीज लिखते वक्त खुद को सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट लिया था। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सारे उदाहरण बहुत प्रेरणादायक तो हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि इस एकांतवास या डीप वर्क के पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब ऐसा क्या होता है जब हम इस तरह से काम करते हैं? इसके पीछे का तंत्र यानी मैकेनिज्म बहुत ही वैज्ञानिक है। डीप वर्क मुख्य रूप से 2 वजहों से इतना मूल्यवान है। पहला कारण है
डेलिब्रेट प्रैक्टिस। यानी सोची समझी और सचेत प्रैक्टिस। एकदम सही। जब कोई इंसान पूरी एकाग्रता के साथ कोई मुश्किल काम करता है या कुछ नया सीखता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन नाम के एक पदार्थ की परत मोटी होने लगती है। माइलिन, ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे तांबे के बिजली के तार के चारों ओर चढ़ी हुई रबर की कोटिंग। अगर वो रबर की कोटिंग न हो तो बिजली का करंट बाहर लीक हो जाएगा। अच्छा, और सिग्नल कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल, हमारे विचार भी उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह ही हैं। माइलिन वो रबर की कोटिंग है। जब हम पूरी एकाग्रता से काम करते हैं तो ये कोटिंग मोटी होती है और हमारे सोचने की गति तेज और अचूक हो जाती है। हाँ, भटकाव के साथ माइलिन कभी विकसित नहीं हो सकता। ये बात तो पूरी तरह से समझ में आती है। अगर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखूं तो ये मुझे आज के स्मार्टफोन्स के पावर सेविंग मोड की तरह लगता है। पावर सेविंग मोड? वो कैसे? मतलब जब फोन की बैटरी कम होती है तो वो सारे बैकग्राउंड एप्स यानी सारा शैलो वर्क बंद कर देता है। सारा का सारा प्रोसेसर और सारी ऊर्जा सिर्फ उस एक मुख्य ऐप को चलाने में लगा दी जाती है जो उस वक्त स्क्रीन पर खुला है। अरे हाँ, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। हमारा ध्यान भी बिल्कुल ऐसे ही है। डीप वर्क में हम अपने दिमाग के सारे बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देते हैं ताकि 100% प्रोसेसिंग पावर उस एक मुश्किल काम को मिल सके। बिल्कुल, और इसी पावर सेविंग मोड का परिणाम है डीप वर्क का दूसरा सबसे बड़ा फायदा, एक एलीट या उच्चतम स्तर पर काम का उत्पादन करना। जैसे एडम ग्रांट का उदाहरण। हाँ, वॉटन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर एडम ग्रांट। वो वॉटन के इतिहास में सबसे कम उम्र के पूर्ण प्रोफेसर बने। उनका रहस्य यही था कि वो अपने समय को बैच में बांट लेते थे। मतलब वो एक साथ सब कुछ नहीं करते थे? नहीं, जब वो कोई नया रिसर्च पेपर लिखते थे तो वो अपने ईमेल का ऑटो रिप्लाई ऑन कर देते थे और पूरी तरह से गायब हो जाते थे। वाओ! वो एक बार में हफ्तों तक सिर्फ एक ही विषय पर गहरा काम करते थे, बिना किसी दूसरे काम में उलझे। अगर डीप वर्क इतना ही मूल्यवान है तो फिर लोग इसे आजमाते क्यों नहीं है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि लेखक निकोलस कैर ने अपनी किताब द शैलोज में ध्यान के इस बिखराव के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात कही है। डराने वाली बात है क्या? हाँ, थोड़ी डरावनी भी है। उन्होंने बताया कि कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया सिर्फ समय की बर्बादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और हमारे दिमाग की भौतिक बनावट को ही नष्ट कर रहे हैं। ये तो सच में चिंता की बात है। हाँ, आज के पेशेवर लोग खुद को जाने अनजाने में एक ह्यूमन राउटर में बदल चुके हैं। ह्यूमन राउटर, ये शब्द सुनते ही मुझे वो शाम के 5 बजे वाली भयानक थकान याद आ रही है। हाँ, बिल्कुल। हम सब ने वो महसूस किया है। जब दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई मैराथन दौड़ लियो। इंसान पूरी तरह से निचोड़ चुका होता है। लेकिन जब वो अपनी टू डू लिस्ट देखता है तो पता चलता है कि असली काम तो कुछ हुआ ही नहीं। वही तो, पूरा दिन बस ईमेल्स का जवाब देने या मीटिंग्स में ही निकल गया। बिल्कुल, और यही एक ह्यूमन राउटर की त्रासदी है। एक असली मशीन वाले राउटर का काम क्या होता है? एक जगह से सिग्नल लेना और उसे दूसरी जगह भेज देना। सही बात है। आज बहुत से लोग दफ्तर में बस यही कर रहे हैं। एक ईमेल आया, उसे दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। स्लैक पर किसी का मैसेज आया, उसका तुरंत रिप्लाई कर दिया। वो बस जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, बिना उस जानकारी में अपना कोई वास्तविक मूल्य या गहराई जोड़े। और इसी वजह से वो शाम को थके हुए और खालीपन महसूस करते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर डीप वर्क सफलता के लिए इतना ही जरूरी है और ह्यूमन राउटर बनना इतना बुरा है, तो हम जैक डॉर्सी जैसे लोगों को कैसे समझाएंगे? जैक डॉर्सी का उदाहरण काफी अलग है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ट्विटर और स्क्वायर जैसी अरबों डॉलर की 2 अलग-अलग कंपनियां बनाई। अगर उनके दिनचर्या को देखा जाए तो वो लगातार मीटिंग्स में रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा बटा रहता है। लोग इन्हें हर मिनट में टोकते रहते हैं। एकांत में बैठकर घंटों तक सोचते हो, फिर भी वो एक बेहद सफल अरबपति हैं। ये बात तो इस पूरी डीप वर्क की थ्योरी को ही सीधे तौर पर चुनौती देती है। ये एक बहुत ही तार्किक और तीखा सवाल है, लेकिन इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जैक डोर्सी जैसे लोग एक अपवाद हैं, कोई नियम नहीं। अपवाद है मतलब हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए? एकदम नहीं। एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के रूप में उनका काम ही एक ह्यूमन राउटर बनना है। अच्छा, तो उनका काम ही वही है? हाँ, उनके अधीन काम करने वाले हजारों लोग असल में डीप वर्क कर रहे होते हैं। कोई बैठकर मुश्किल कोडिंग कर रहा है, कोई नया डिजाइन बना रहा है। तो डॉर्सी का काम कोडिंग करना नहीं है? नहीं, डोर्सी का मूल्य इसमें नहीं है कि वो खुद कोडिंग करें, बल्कि उनका मूल्य उन हजारों लोगों के लिए तुरंत फैसले लेना और उनके रास्ते की रुकावटों को हटाने में है। तो अगर हम में से ज्यादातर लोग जैक डॉर्सी नहीं है,
जिनके पास काम सौंपने के लिए हजारों लोग हों, तो हमारे लिए क्या विकल्प बचता है? अगर एक आम रचनात्मक व्यक्ति या कोई कर्मचारी डोर्सी की नकल करने लगे तो वो उसके करियर के लिए जहर साबित होगा। जहर इतना नुकसानदायक है? बिल्कुल। अगर एक प्रोग्रामर, राइटर या रिसर्चर ये सोचकर दिन भर मीटिंग्स में बैठा रहे या हर मिनट ईमेल्स का जवाब देता रहे कि ऐसा तो बड़े सीईओ भी करते हैं, तो वो अपनी वास्तविक क्षमता की हत्या कर रहा है। मतलब जो लोग उनकी नकल करके शैलो वर्क में डूब जाते हैं, वो कभी भी वो उत्कृष्ट काम पैदा नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो उन्हें उनके करियर में एक अलग मुकाम तक ले जाएगा। डोर्सी का तरीका डोर्सी के लिए काम करता है, एक आम पेशेवर के लिए नहीं। इस समस्या और ह्यूमन राउटर वाले इस जाल को समझ लेने के बाद अब असली सवाल यह है कि इस गहन एकाग्रता को आखिर लागू कैसे किया जाए। किताब में इसके लिए क्या रणनीतियां बताई गई हैं? इसके लिए किताब में कुछ बहुत ही स्पष्ट रणनीतियां दी गई हैं। सबसे पहले एक डीप वर्क की फिलॉसफी चुननी होती है। जैसे? इसमें एक बहुत ही कारगर तरीका है बाई मोडल फिलॉसफी। कार्ल जुंग या एडम ग्रांट इसी का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने समय को 2 बिल्कुल स्पष्ट हिस्सों में बांटना। एक हिस्से में, चाहे वो साल के कुछ महीने हों या हफ्ते के कुछ दिन, इंसान पूरी तरह से दुनिया से कट जाता है और सिर्फ गहरा काम करता है। और बाकी के समय वो आम जिंदगी जीता है, लोगों से मिलता है और शैलो वर्क निपटाता है। बिल्कुल। और एक और तरीका जिसका किताब में बहुत जोरदार तरीके से जिक्र आता है, वो है ग्रैंड जेस्चर। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब जेके राउलिंग हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी किताब द डेथली हैलोज लिख रही थी, तो उन्हें घर पे बहुत ध्यान भटक रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एडिनबर्ग के एक बेहद महंगे और पुराने होटल, जिसका रूप रंग थोड़ा हॉगवर्ट्स जैसा था, वहां लगभग $1000 प्रतिदिन देकर एक कमरा ले लिया, केवल और केवल इसलिए ताकि वो बिना किसी रुकावट के लिख सकें। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये ग्रैंड जेस्चर या कोई बड़ा कदम उठाना केवल पैसों की बर्बादी या दिखावा नहीं था। कोई सिद्धांत है क्या? हाँ, एक बहुत ही गहरा सिद्धांत काम कर रहा था। जब कोई इंसान किसी काम को करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाता है, जैसे बहुत सारे पैसे खर्च करना या किसी अनजान और शांत जगह पर जाना, तो वो असल में अपने ही दिमाग को एक बहुत स्पष्ट संकेत दे रहा होता है कि जो काम अब होने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक दबाव दिमाग की टालमटोल करने की या डिस्ट्रैक्ट होने की आदत को तुरंत खत्म कर देता है और इंसान को गहरे फोकस में उतरने पर मजबूर कर देता है। और एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक और नियम है, 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि एक ही समय में 10 अलग-अलग चीजें हासिल करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हाँ, लेकिन डीप वर्क की मांग है कि बहुत सारे काम करने के बजाय कुछ गिने चुने और बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर, जिन्हें वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स कहा गया है, अपनी सारी ऊर्जा लगा दी जाए। ये बहुत जरूरी है। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर डीप वर्क का मतलब ये निकाल लिया जाता है कि इंसान को एक गुफा में बंद हो जाना चाहिए और किसी से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, लोग अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। कोलैबोरेशन या जिसे व्हाइट बोर्ड इफेक्ट कहा जाता है, वो भी उतना ही जरूरी है। जब कुछ होशियार लोग एक कमरे में बैठकर व्हाइट बोर्ड पर आइडियाज साझा करते हैं, तो कुछ बेहतरीन विचार जन्म लेते हैं। लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब उन विचारों पर अमल करना हो। बिल्कुल। आइडिया ढूंढने के लिए साथ मिलना अच्छा है, पर उस आइडिया को एक वास्तविकता बनाने के लिए अकेलेपन में जाना ही होगा। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। लेकिन एकांत में जाने के साथ एक और चुनौती जुड़ी है। केवल एकांत में जाना या कमरा बंद कर लेना ही काफी नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? देखिए, एकाग्रता कोई बिजली का स्विच नहीं है जिसे जब चाहा तब ऑन कर लिया। एकाग्रता असल में एक मांसपेशी की तरह है जिसे बाकायदा प्रशिक्षित करना पड़ता है, यानी ट्रेन करना पड़ता है। अगर एकाग्रता एक मांसपेशी है, तो मुझे लगता है कि आज के समय में हमारी वो मांसपेशी पूरी तरह से सिकुड़ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज किसी को ये कहा जाए कि 4 घंटे बिना फोन देखे काम करना है, तो शायद उसका दिमाग विद्रोह कर देगा, पसीने छूटने लगेंगे। तो इस कमजोर हो चुकी मांसपेशी को मजबूत करने की शुरुआत कहाँ से की जाए? इसकी शुरुआत होती है बोरियत को अपनाने से। जरा सोचिए, आज हम क्या करते हैं? जैसे ही बस स्टॉप पर खड़े होते हैं या किसी लाइन में लगते हैं या यहाँ तक कि लिफ्ट में 10 सेकंड के लिए होते हैं, तो तुरंत फोन निकाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग अब खालीपन या बोरियत बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। जब तक दिमाग को बिना किसी एंटरटेनमेंट के खाली बैठने की आदत नहीं डाली जाएगी, तब तक वो डीप वर्क के दौरान आने वाली ऊब या चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है। किताब में एडम मार्लिन का भी उदाहरण है ना? हाँ, एडम मार्लिन का उदाहरण,
जिन्होंने हर सुबह अपने दिमाग को सिर्फ एक ही विचार पर एकाग्र करने का सचेत अभ्यास किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एथलीट दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। और इसका क्या नतीजा निकला? कुछ ही समय में उन्होंने अपनी रचनात्मकता में भारी उछाल देखा। एकाग्रता बढ़ाने के साथ साथ उथलेपन को खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। 37 सिग्नल्स कंपनी के संस्थापक जेसन फ्राइड का प्रयोग इसका सबसे बड़ा और दिलचस्प प्रमाण है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने देखा कि उनके कर्मचारी दिन भर ईमेल्स और मीटिंग्स में व्यस्त रहते हैं और शिकायत करते हैं कि असल काम करने का समय ही नहीं मिलता। तो उन्होंने 1 महीने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को उनके नियमित और शैलो कामों से पूरी तरह छुट्टी दे दी। 1 महीने के लिए? हाँ, उन्होंने कहा जाओ और सिर्फ नए विचारों पर काम करो। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। अगर सच कहूं तो मुझे यकीन है कि अगर आज कोई भी आम कंपनी 1 महीने के लिए अपना नियमित काम बंद कर दे तो वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। ग्राहकों के फोन बजने लगेंगे और शायद बिजनेस ठप हो जाएगा। क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ? मजेदार बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी नहीं मची, बल्कि इसके उलट उस 1 महीने में उन्होंने कुछ बेहतरीन नए उत्पाद और आइडियाज विकसित किए जो कंपनी के लिए बहुत लाभदायक साबित हुए। कमाल है। इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि जिस शैलो वर्क को हम कंपनी की जीवन रेखा मानते हैं वो उतना भी जरूरी नहीं है जितना हमें लगता है। वो सिर्फ हमें व्यस्त होने का एक झूठा एहसास देता है। राधिका नागपाल का उदाहरण भी इस बात को बहुत मजबूती से स्थापित करता है। वो एक प्रोफेसर हैं और उन्होंने फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी का पालन किया। ये फिक्स्ड शेड्यूल क्या है? उन्होंने अपने लिए एक कड़ा नियम तय कर लिया था कि वो शाम को 5 बजे के बाद किसी भी हालत में काम नहीं करेंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सीमित घंटे काम करने के बावजूद उनका रिसर्च दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन के कवर पर छपा, बिना ओवरटाइम किए। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कम समय देकर कोई इतने ऊंचे स्तर का काम कर ले? इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत ही सीधा है। जब हमारे पास एक कृत्रिम सीमा होती है, जैसे कि 5 बजे के बाद काम न करने का कड़ा नियम, तो हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड? मतलब वो बहुत फोकस हो जाता है। वो खुद ब खुद बहुत ही कठोरता से चीजों को प्राथमिकता देने लगता है। वो समझ जाता है कि समय कम है, इसलिए वो फालतू की मीटिंग्स, गपशप और ईमेल्स यानी शैलो वर्क को तुरंत मार देता है। सीमित समय असल में एकाग्रता को बढ़ा देता है। तो राधिका नागपाल ने अपने दिन के 1-1 मिनट का इतनी अच्छी तरह से शेड्यूल बनाया हुआ था कि वो कम समय में भी दूसरों से ज्यादा गहरा काम कर पाती थी। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मान लीजिए किसी ने दिन भर बहुत अच्छे से डीप वर्क कर लिया, अपने समय का पूरा शेड्यूल भी बना लिया और 5 बजे काम खत्म कर दिया। लेकिन दिन के आखिर में जब घर लौटते हैं तो काम के वो विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। अरे हाँ, ये तो सबके साथ होता है। अरे उस ईमेल का क्या हुआ, कल की मीटिंग में क्या बोलना है? काम के इस मानसिक तनाव को कैसे रोका जाए? यहाँ निबंधकार टिम क्रेडर का कंप्लीट शटडाउन का सिद्धांत बहुत काम आता है। उनका कहना है कि दिन के अंत में काम से पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से कट जाना बेहद जरूरी है। मतलब कोई काम की बात नहीं सोचनी है? एकदम नहीं। इंसान कोई मशीन नहीं है जो 24 घंटे चलती रहे। आराम और थोड़ी सी सुस्ती दिमाग की बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए अनिवार्य है। हाँ, सुस्ती भी तो जरूरी है। जब कोई काम के बाद रात को बिस्तर पर लेटकर भी ईमेल्स चेक करता रहता है तो वो अपने दिमाग को कभी वो डीप रेस्ट मतलब गहरा आराम नहीं दे पाता जो अगले दिन के डीप वर्क के लिए जरूरी है। ये तो बहुत सच बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या लोग वाकई में उतना काम कर रहे हैं जितना उन्हें लगता है या जितना वो लोगों को बताते हैं? क्या मतलब है आपका? स्लीप फाउंडेशन के एक अध्ययन में बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। जो लोग गर्व से ये दावा करते थे कि वे हफ्ते में 75 घंटे काम करते हैं, जब उनके समय को वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक किया गया तो पता चला कि असल में वे 55 घंटे से भी कम काम करते हैं। मतलब बाकी का 20 घंटे का समय बस एक भ्रम है? बिल्कुल। वे ज्यादातर समय बस एक ऑटो पायलट मोड में बिताते हैं। वे थके हुए हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन घूर रहे हैं, एक ही ईमेल को बिना समझे बार बार पढ़ रहे हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। जिसे काम नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल नहीं। अगर वे उस समय को कंप्लीट शटडाउन में बिताएं और जब काम करें तो सिर्फ डीप वर्क करें तो वे कहीं कम समय में कहीं ज्यादा बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकाला जाए तो ये स्पष्ट है कि सफलता का रास्ता हर समय व्यस्त रहने में नहीं है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, होमो सेपियंस प्रोफंडस, यानी गहराई में जीने वाले इंसान। हाँ, जो लोग इस गहराई को अपना लेते हैं वो असल में एक अधिक समृद्ध, उत्पादक और अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं।
लेखिका विनिफ्रेड गैलागर ने भी इसी बात को पुख्ता करते हुए कहा था कि हमारा ध्यान ही हमारी दुनिया का निर्माण करता है। बहुत ही गहरी बात है ये। हम अपना ध्यान जिस चीज पर लगाते हैं, हमारी जिंदगी का अनुभव वैसा ही बन जाता है। अगर सारा ध्यान फालतू की उथली चीजों और नोटिफिकेशंस पर जाएगा तो जीवन भी उथला ही रह जाएगा। एकदम सही। और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। जरा सोचिए, आज हम जिस दौर में हैं वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हर दिन अकल्पनीय गति से विकसित हो रहे हैं। हाँ, एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई सूचनाओं को प्रोसेस करने, डेटा छांटने, ईमेल्स के सटीक जवाब ड्राफ्ट करने और लॉजिस्टिक्स संभालने में इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और माहिर होता जा रहा है। यानी वो सारा का सारा काम जिसे हम आज शैलो वर्क कहते हैं, वो बहुत जल्द एआई पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगा, बल्कि लेना शुरू भी कर चुका है। बिल्कुल। तो ऐसे में एक बहुत ही गहरा और भविष्य तय करने वाला सवाल उठता है, क्या आने वाले भविष्य में इंसानों को मशीनों से अलग करने वाली और उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने वाली इकलौती चीज यही डीप वर्क करने की क्षमता नहीं होगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। मशीनें शायद तेजी से डेटा प्रोसेस कर लें, लेकिन किसी जटिल समस्या के रचनात्मक समाधान के लिए गहराई में जाना, दो बिल्कुल अलग-अलग विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाना, ये केवल और केवल इंसान के एकाग्र दिमाग का ही काम है। बिल्कुल। क्या आने वाले कल में गहन एकाग्रता इंसानी दिमाग का सबसे महंगा और सबसे दुर्लभ लग्जरी आइटम बन जाएगा? ये वाकई में सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल है। अगर ध्यान एकाग्र करने की क्षमता खत्म हो गई तो शायद इंसान मशीनों के सामने अपनी सबसे बड़ी ताकत ही खो देंगे। हाँ, यही डर है। इसीलिए भले ही हम 1922 के दौर में न जी रहे हों और भले ही हमारे पास स्विट्जरलैंड की किसी शांत झील के किनारे जमीन ना हो, लेकिन हम सबको अपने अपने दिमाग के अंदर पत्थरों का वो एक बिना बिजली वाला टावर जरूर बनाना होगा। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसी जगह जहां कोई बाहरी शोर ना हो, कोई नोटिफिकेशन ना हो, और जहां हम अपने विचारों की असली गहराई तक पहुंच सकें। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए धन्यवाद।